वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने 4000 से अधिक वीडियोस और 200 से अधिक कोर्स क्रिएट किए हुए हैं जो डिफरेंट यूनिवर्सिटी के यूजी और पीजी सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा हमने यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का कोर्स क्रिएट किया हुआ है, इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विसेज के कोर्स हमारे पास है। इसके अलावा हमारे पास गेट का कोर्स हमारे पास है, यूजीसी नेट का सिलेबस हमने कवर किया हुआ है। तो ये सारे के सारे कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में। इसके अलावा प्लेलिस्ट में आपको काफी सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, आप हमारी प्लेलिस्ट के भी विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज को। तो बच्चों इस वीडियो में हम बात करेंगे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जुलाई 2018 के पेपर की, जिसको हम इस वीडियो के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो बच्चों इस पूरे के पूरे टॉपिक पर हम 5 वीडियो बनाएंगे, यानी कि हम हर क्या करेंगे इस पेपर पे हम 5 वीडियो बनाएंगे, जिसमें से हम इस वीडियो में ये पहला पार्ट है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 तक क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। तो बच्चों मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये पसंद आएगा, आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो इसका जो टारगेट रखा है हमने केवल 1000 व्यू रखा हुआ है। तो जैसे इस पे 1000 व्यू आ जाएंगे हम इसका जो पार्ट 2 है वो आपके लिए अपलोड कर देंगे। तो आप अपने दोस्तों को ये वीडियो फॉरवर्ड करना जरूर इसको फॉरवर्ड करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत छोटा सा टारगेट हमने 1000 व्यू का रखा हुआ है, ज़्यादा बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। तो जैसे ये वीडियो 1000 टारगेट को पार करेगा हम आपको सेकंड पार्ट इसका रिलीज कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो ये वीडियो है इसके बारे में पूरा का पूरा। देखिए इसमें जो क्वेश्चंस हैं तो ये तो हम इंग्लिश में आपको करा रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व। हिंदी में हमने अलग से वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप एक बार देख सकते हैं। अगर आप हिंदी में हैं तो आप वो भी देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में सब कुछ मिल जाएगा, आप एक बार सर्च भी कर लीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रू फॉर बोथ मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ठीक है, नंबर ए, प्राइस इज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू, प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट एंड प्राइस इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। चलिए हम करके देखते हैं आपको एक बार। ठीक है, डायग्राम के थ्रू ही सारा का सारा समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। देखिए सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है कि मोनोपोली हो या मोनोपोलिस्टिक हो, दोनों ही केसेस में जो एवरेज रेवेन्यू होता है वो ऊपर होता है और एमआर जो होता है वो डाउनवर्ड होता है। इस केस में जो मार्जिनल कॉस्ट है वो इस तरीके से इंटरसेक्ट करती है। तो मान लीजिए ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जिसे आप क्वांटिटी कहते हो, ये हमारा प्राइस है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस केस में जो एवरेज रेवेन्यू होता है, जिसको कि हम प्राइस भी बोलते हैं, ये हमारे साथ प्राइस के बराबर होता है, ये ज्यादा होता है मार्जिनल रेवेन्यू से। ठीक है, क्योंकि ये मार्जिनल कॉस्ट तो ये वाली है, तो ये वाली कंडीशन हमारी फुलफिल होती है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो पहला पॉइंट है ए, प्राइस इज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू, वो सही आंसर है। तो फर्स्ट का मैं यहाँ पे ए लिख रहा हूं क्योंकि फर्स्ट का ए ही सही है। बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें पे ऑफ मैट्रिक्स बताई हुई है, तो पहले हम पे ऑफ मैट्रिक्स बना लेते हैं। पे ऑफ मैट्रिक्स में हमें 3 कॉलम बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, यहां पे मैं लिख देता हूं एडवर्टाइजमेंट और नॉट एडवर्टाइज, डोंट एडवर्टाइज, सॉरी। ठीक है, इसी तरीके से एडवर्टाइजमेंट और डोंट एडवर्टाइजमेंट, यानी कि 2 पॉलिसी हैं दोनों ही फर्मों के पास में, फर्म ए है फर्म बी है। तो यहां पे पे ऑफ मैट्रिक्स को जरूर ध्यान से देखिएगा। 11, 6, 20, 16, 0, 7, 9 और 22। तो ये पे ऑफ मैट्रिक्स बन गई है। ये बी का प्रॉफिट है, ये ए का प्रॉफिट है, जो आगे है वो ए का प्रॉफिट है, जो पीछे है वो बी का प्रॉफिट है। अब हमसे पूछ रहा है कि क्या ए की जो स्ट्रेटेजी है वो डोमिनेंट नहीं है या और बी की स्ट्रेटेजी डोमिनेंट है, नेश इक्विलिब्रियम। तो बच्चों सबसे पहले हमें डोमिनेंट स्ट्रेटेजी के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। देखिए डोमिनेंट स्ट्रेटेजी तब कहलाती है, जैसे मान लीजिए मैं अपने स्टूडेंट को इंक्रीज करना चाहता हूं, तो मैं एडवर्टाइजमेंट करूंगा, लेकिन मैं एडवर्टाइजमेंट करूंगा या नहीं करूंगा ये डिपेंड करता है बी पर। लेकिन अगर बी पे डिपेंड नहीं करता है, मतलब अगर मुझे एडवर्टाइजमेंट करना है तो बी चाहे एडवर्टाइजमेंट करे या ना करे, मैं एडवर्टाइजमेंट करूंगा। तो इस स्थिति में मेरी स्ट्रेटेजी डोमिनेंट स्ट्रेटेजी कहलाएगी। यानी कि डोमिनेंट स्ट्रेटेजी का मतलब है जब एक व्यक्ति जो करता है वो दूसरे पे डिपेंड नहीं होता। चलिए यहां पे देखते हैं। देखिए अब हम केवल इसको देख रहे हैं, जैसे ये वाला है ए। अगर ए जो है उसके पास 2 ऑप्शन है, पहला वो एडवर्टाइजमेंट करे, दूसरा वो एडवर्टाइजमेंट ना करे। तो अगर वो एडवर्टाइजमेंट करता है तो देखिए 2 बातें हैं, या तो वो एडवर्टाइजमेंट करेगा तो उसे 11 और 16 का प्रॉफिट होगा। ओके जी, तो इस केस में वो क्या करेगा भाई, देखिए डेफिनेटली उसका जो आप एक तरीके से चुनाव है वो डी पे डिपेंड करता है।
ठीक है। इसी तरीके से वो एडवर्टाइजमेंट नहीं करता तो वो 20 का भी चुनाव कर सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इस तरीके से देखें, पहले चलिए अगर हम ए की बात करते हैं तो ए के पास में 16 और 11 के ये ऑप्शन है, ठीक है। इसी तरीके से ये देखिए मैंने सर्कल किया है, आप इस सर्कल में देखिएगा, मतलब वो एडवर्टाइजमेंट करेगा या नहीं करेगा वो बी पे डिपेंड करता है। यानी कि अगर ए जो है, अगर बी डिसाइड करता है कि वो एडवर्टाइजमेंट करेगा, ठीक है, तो इसका मतलब अगर वो एडवर्टाइजमेंट करता है तो वो ये चुनेगा, और अगर बी एडवर्टाइजमेंट नहीं करता है तो वो ये चुनेगा। मतलब ए अगर बी एडवर्टाइजमेंट करता है तो वो ये वाला चुनेगा, और नहीं करता है तो ये वाला चुनेगा। इसका मतलब ए की स्ट्रेटेजी डोमिनेंट स्ट्रेटेजी नहीं है। जबकि बी देखिए, बी जो है वो हर परिस्थिति में यही चुनेगा, मैं ये वाला बोल रहा हूं, मतलब इन दोनों में, मतलब एडवर्टाइजमेंट करने में, मान लीजिए एडवर्टाइजमेंट करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो किसको चुनेगा, हर दोनों ही परिस्थिति में, चाहे वो ऐड करे चाहे वो ऐड ना करे, वो हमेशा इन्हीं दोनों को चुनेगा। अगर वो मान लीजिए ए ऐड करता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बी के पास 2 ऑप्शन है, 6 और 0 का, तो वो 6 को चुनेगा। और अगर ए ऐड नहीं करता तो भी उसके पास 2 ऑप्शन है, 9 और 2 का, तो वो 9 को चुनेगा। इसका मतलब बी जो है वो हर परिस्थिति में एडवर्टाइजमेंट को ही चुनेगा। तो इसका मतलब बी की स्ट्रेटेजी डोमिनेंट स्ट्रेटेजी है। नैश इक्विलिब्रियम की बात करें बच्चों, तो अल्टीमेटली जो इक्विलिब्रियम होगा वो इस वाले लाइन पर होगा, यानी कि यही पॉइंट जो है वो नैश इक्विलिब्रियम होता है, क्योंकि किसी और जगह से वो इसी जगह आ जाएगा। मतलब अल्टीमेटली जो ए है, अगर मान लीजिए उसने क्या किया, बी की बात कर रहे हैं, अगर बी ने मान लिया ऐड करना किया तो डेफिनेटली बी अगर ए ऐड करेगा तो ए जो है वो भी ऐड कर देगा। तो इसलिए इसी वाले पे इक्विलिब्रियम होगा, यानी कि ये नैश इक्विलिब्रियम है। इसका मतलब ए की स्ट्रेटेजी डोमिनेंट नहीं है, दूसरा बी की स्ट्रेटेजी डोमिनेंट है, तीसरा दोनों में ही नैश इक्विलिब्रियम हो रहा है। तो इसका मतलब आपका जो ए बी और सी है वो तीनों सही है, तो जो आंसर होगा वो डी आपका सही माना जाएगा। यानी कि फर्स्ट का ए सही है तो दूसरे का डी जो है वो बिल्कुल सही माना जाएगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ओलिगोपोली कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कुर्नॉट इक्विलिब्रियम इज नैश इक्विलिब्रियम, स्टेबलबर्ग इक्विलिब्रियम इज नैश इक्विलिब्रियम। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि कुर्नॉट के केस में नैश इक्विलिब्रियम होता है। नैश इक्विलिब्रियम मतलब स्थिरता। देखिए कुर्नॉट के केस में इक्विलिब्रियम तब होता है जब एक फर्म 1/3 प्रोडक्शन कर रही होती है, दूसरी फर्म 1/3 प्रोडक्शन कर रही होती है, और मार्केट में 2/3 प्रोडक्शन हो रहा होता है। स्टेबलबर्ग में एक फर्म 1/2 प्रोडक्शन करती है, दूसरी फर्म 1/4 प्रोडक्शन करती है, अल्टीमेटली जो प्रोडक्शन है वो 3/4 हो रहा होता है। तो इसका मतलब दोनों ही केसेस में स्टेबल इक्विलिब्रियम मिलता है, यानी कि दोनों ही केसेस में नैश इक्विलिब्रियम होता है। क्योंकि दोनों ही केसेस में नैश इक्विलिब्रियम हो रहा है, इसलिए इसका जो आंसर है वो सी जो है वो बिल्कुल सही माना जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमारे 3 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। हम आगे भी क्वेश्चन आप बच्चों के लिए सॉल्व करते रहेंगे। तो देखिए यहां पर आपको ये बात समझनी है बच्चों कि आपके लिए ये सारे के सारे क्वेश्चन हम आप बच्चों को करा रहे हैं। इन क्वेश्चन को कराने में बच्चों बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। तो आप जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, आप अपने फ्रेंड्स को भी ये फॉरवर्ड कीजिएगा ताकि उनको भी फायदा हो सके। और हम आपको सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराएंगे, 2019 का भी कराएंगे, 20 का भी कराएंगे, जो भी हमारे पास क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होगा वो हम करवाएंगे आप बच्चों के लिए। तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है, तभी हमें पता चलेगा कि आप कितना पसंद करते हैं इस वीडियो को, और हम आगे भी हमारा बनाने का मोटिवेशन मिलता रहेगा। और अगला बात करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 की, अच्छा 3 का हमने आंसर नहीं लिखा, 3 का जो आंसर था वो सी था, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं सी। 4 की बात करें तो बच्चों 4 में हमें क्या किया है, हमें 4 दिए हुए पॉइंट्स, मैं यहां लिख देता हूं ए बी सी डी, ठीक है, और हमें मैच कराना है। देखिए मैं आपको मैच करा देता हूं इसका। सबसे पहला तो है जो हमारा है प्रॉफिट इज अ डायनामिक सरप्लस। देखिए जो डायनामिक सरप्लस का जो मतलब आप कह सकते हो कि जो डायनामिक सरप्लस है प्रॉफिट का, वो जो विचार है वो क्लार्क का है। क्लार्क का ये मानना था कि जो डायनामिक इकोनॉमी होती है वहां पर ही प्रॉफिट मिलता है। तो क्लार्क की थ्योरी है। तो इसका मतलब इसमें हम आपको लिख देते हैं 4, ठीक है। इसके अलावा जो सेकंड है नवप्रवर्तन, नवप्रवर्तन का मतलब है आप कह सकते हो इसको सुम्पीटर की ये थ्योरी है। सुम्पीटर ने ही नवप्रवर्तन सिद्धांत बनाया था बच्चों। तो नवप्रवर्तन का मतलब होता है कि नई नई चीजों का इनोवेशन होना, ठीक है, इनोवेशन। और मतलब उनका ये मानना था कि जो प्रॉफिट है वो आप कह सकते हो कि जो प्रॉफिट है वो इनोवेशन की वजह से स्टार्ट होता है, और मतलब एक तरीके से सभी लोग इनोवेट हो जाते हैं, सभी लोग उसी को अपना लेते हैं तो प्रॉफिट खत्म हो जाता है। ये सुम्पीटर की थ्योरी है बच्चों। तो यहां पे मैं नंबर 1 लिख देता हूं आप बच्चों के लिए। सी पॉइंट जो है, सी पॉइंट क्या है,
प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ अनसर्टेनिटी। देखिए अनसर्टेनिटी जो है वो नाइट का प्रभाव है। उन्होंने बताया था कि प्रॉफिट जो है वो दो तरीके के, सॉरी जो जो चीजें होती है वो दो तरीके की होती हैं। एक तो रिस्क को आप रिस्क जो है उसको आप क्या कर सकते हो, इंश्योरेंस करा सकते हो, और जैसे आग लगने का, बाढ़ का, भूकंप का, इनका इंश्योरेंस करा सकते हो, लेकिन कुछ चीज़ों का इंश्योरेंस नहीं करा सकते। तो किसी भी इंटरप्रेन्योर को जो प्रॉफिट होता है वो इसलिए मिलता है क्योंकि उसके बिजनेस में अनिश्चितता होती है, अनसर्टेनिटी होती है। तो ये नाइट की थ्योरी है बच्चों। तो इसका मतलब हमारा सी के लिए जो सबसे सही सटीक बैठेगा वो 3 बैठेगा। और डी की अगर हम बात करें तो डी जो है वो एकाधिकार, मतलब मोनोपोली, प्रॉफिट अराइज ड्यू टू मोनोपोली पावर इंजॉयड बाय द प्रोड्यूसर। तो ये बच्चों कैलकरी का विचार है। तो मोनोपोली, एक प्रॉफिट की मोनोपोली थ्योरी केवल इन्होंने ही नहीं बल्कि और भी कई सारे लोगों ने बनाई है, जिसमें लर्नर है, ठीक है, और भी कई सारे इकोनॉमिस्ट हैं। तो कैलकरी का भी नाम उसमें आता है। तो कैलकरी की जो थ्योरी, ये इसको हम सेकंड में कैलकरी से जोड़ देते हैं। तो इस तरीके से देखोगे बच्चों तो जो आंसर है वो 4132 है। 4132 जो है वो बी से मैच कर रहा है बच्चों। तो इसका मतलब फोर्थ का जो बी है वो बिल्कुल सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि व्हेन द मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट द स्लोप ऑफ एवरेज कॉस्ट इज। देखिए मैं आपको डायग्राम बना के समझा देता हूं, आपको आसानी रहेगी समझने में। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ये एवरेज कॉस्ट है और मार्जिनल कॉस्ट उसको इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रही है। इस पॉइंट पर स्लोप क्या है, देखिए ये जो पॉइंट है ये वाला है, दिस वन, तो इस पर जो स्लोप है उसकी वैल्यू जो है वो 0 है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि पांचवें का जो आंसर है उस स्लोप की वैल्यू 0 है, इसलिए पांचवें का जो आंसर है वो सी माना जाएगा। बात कर रहे हैं बच्चों 6 क्वेश्चन की। तो 6 क्वेश्चन में हमें जो इक्वेशन दी हुई है वो इस तरीके से दी हुई है। 6 क्वेश्चन में ये काप डगलस की है, ए के अल्फा एल बीटा। तो यहां पे पूछा गया है कि ये जो इक्वेशन है ये किसको सही मान रही है। तो बच्चों इन चारों ऑप्शन आपके सामने नजर आ रहे होंगे। इन चारों में जो सी ऑप्शन है वो सही है, यानी कि ये जो है अल्फा, ये हमें बताती है, क्या बताती है, परसेंटेज चेंज इन आउटपुट ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन लेबर, ओ सॉरी कैपिटल ओनली, ठीक है। इसका मतलब ये क्या बता रहा है, इसका मतलब ये हुआ सी, यानी कि ये हमारी आउटपुट इलास्टिसिटी विद रेस्पेक्ट टू कैपिटल को डिनोट करती है। तो ये हमारा 6 का जो सी है वो सही माना जाएगा। बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की। 7 कह रहा है कि व्हेन द इंफॉर्मेशन असिमेट्रिक इट ऑब्जर्व आफ्टर एन एग्रीमेंट इज ऑब्टेन्ड बिटवीन इंडिविजुअल इज कॉल्ड। तो बच्चों देखिए दो तरीके की चीजें हैं, एक तो आपका जो ट्रांजैक्शन है वो हो चुका है और दूसरा ट्रांजैक्शन अभी होना है। तो ट्रांजैक्शन होने के बाद जो प्रॉब्लम आती है उसको हम मॉरल हैजर्ड बोलते हैं। मान लीजिए आपने किसी को लोन दे दिया, तो लोन का वो क्या यूज करेगा, अगर उसका अपना पैसा होता तो वो सही तरीके से उसको यूटिलाइज करता, लेकिन उसका पैसा अपना नहीं है तो हो सकता है वो रिस्की कामों में इन्वेस्टमेंट करे। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम है उसको मॉरल हैजर्ड बोलते हैं बच्चों। मॉरल हैजर्ड की जो है, यानी कि जो बी ऑप्शन है आपका वो ज्यादा सही है इसमें। इसका मतलब 7th का जो बी है वो सही माना जाएगा बाकी के सबके मुकाबले, ठीक है। 8th क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। 8th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमें एक डायग्राम दिया हुआ है और डायग्राम के थ्रू बताना है कि गुड्स कैसी है। चलिए मैं आपके लिए डायग्राम बना देता हूं। देखिए डायग्राम इस तरीके का है, यहां पे ए पॉइंट यहां पे बना रखा है और प्राइस गिरने से लाइन आगे चली गई और बी पॉइंट यहां पर आ गया। तो आपको बतानी है गुड्स कैसी है। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं, देखिए यहां से लेके एक लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं, यहां से लेके यहां तक आती है तो कोई भी गुड्स ही नॉर्मल कहलाएगी, नॉर्मल। यानी कि अगर बी पॉइंट जो है वो इस पॉइंट से इसको बिल्कुल ऊपर ले लीजिए और इस पॉइंट से यहां तक कोई भी पॉइंट रहता है तो वो नॉर्मल गुड्स है, और यहां से पीछे कोई पॉइंट आ जाता है तो ये गुड्स जो है वो गिफन गुड्स कहलाएगी। तो याद रखिएगा कि 8वें का जो सही आंसर है वो गिफन गुड्स है। इसका मतलब 8th का जो सबसे सही आंसर माना जाएगा बच्चों वो माना जाएगा गिफन गुड्स, जो कि सी पॉइंट पर आपको दिया हुआ है। यानी कि 8th का जो सी है वो बिल्कुल सही आंसर है, 8th का सी, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 भी हम सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में हमें एक दिया हुआ है डिमांड फंक्शन को हमें करना है, इनवर्स डिमांड फंक्शन बताना है। तो बच्चों इनवर्स डिमांड फंक्शन को हम इस तरीके से लिखते हैं, P इज द फंक्शन ऑफ डिमांड। तो इसका मतलब 9 का जो सबसे सही आंसर है वो ए है। इसमें किसी भी तरीके का कोई भी मतलब आपको ऐसा नहीं है, कोई डाउट रहना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कह रहा है वो भी हम देख लेते हैं। द फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेलफेयर। देखिए दो फंडामेंटल थ्योरम है वेलफेयर की। पहली है पहली है एफिशिएंसी, दूसरी है फेयरनेस। एफिशिएंसी का क्या मतलब है? एफिशिएंसी का मतलब है कि जो इकोनॉमी है उसके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सही तरीके से काम कर रहे हो, यानी कि जो हमारा कंडीशन है वो है MRS/XY ए की और MRS/XY बी की MRTS के बराबर हो। टेक्निकल भाषा तो ये हो गई। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं हम उन पे एक बार नजर डाल देते हैं बच्चों। तो देखिए ये सारे के सारे क्वेश्चन हम बच्चों को सॉल्व करा रहे हैं। आप एक बार जरूर इन सभी वीडियो को आप एक बार देख लीजिएगा। आप प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे भी आपको ये सारी की सारी वीडियो मिल जाएंगी बच्चों। तो वहां पे कई सारे कोर्सेज हैं, वो भी आप एक बार देख सकते हो। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। हम बात कर रहे थे तो 10वें में पहला है देयर बी अ इफेक्टिव मार्केट फॉर एवरी कमोडिटी। बिल्कुल सही है। एफिशिएंट मार्केट होता है एवरी कमोडिटी का, यानी ए कमोडिटी हो या बी कमोडिटी हो, कोई भी कमोडिटी हो। दूसरा कंज्यूम, जो इकोनॉमी है वो पीपीसी के ऊपर ही काम कर रही होती है। बिल्कुल सही। यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर ही काम कर रही होती है। बिल्कुल सही है ये भी। और तीसरा भी सही है क्योंकि इस केस में प्रोड्यूसर और कंज्यूमर जो हैं वो प्राइस टेकर होते हैं। तो इसका मतलब ऑल ऑफ द सही है। तो 10वें का जो सबसे सही आंसर होगा वो 10वें का डी होगा, 10th का डी। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है वो भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि इसमें एक थ्योरी दी हुई है। थ्योरी कह रही है कि द थ्योरी इन विच ट्रेड साइकिल इज जनरेटेड ड्यू टू एक्सेस ऑफ एक्चुअल ओवर द डिजायर इन्वेस्टमेंट, इट हैज बीन गिवन बाय दी हु अमंग्स द फॉलोइंग। मतलब किसने ये दिया? देखिए ये विचार जो है वो हेयर्स के हैं। बी ऑप्शन है इसका, ठीक है, याद रखिएगा। जो हायर थे, मतलब बी पॉइंट है इनका, उनका ये विचार था कि जो ये उन्होंने एक आई स्टार वर्ड यूज किया, मतलब नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्होंने कहा, और ये माना कि नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो डिजायर इन्वेस्टमेंट होता है, जिसको आप रियल इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हो, यानी कि जहां पे जैसे यहां पे दिया हुआ है आपका इन्वेस्टमेंट के ऊपर, यानी कि डिजायर इन्वेस्टमेंट जो होता है वो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट के बराबर होता है। जितने भी बिजनेस साइकिल आते हैं वो इसलिए आते हैं क्योंकि जो रियल इंटरेस्ट रेट होता है इकोनॉमी में वो इस नेचुरल इंटरेस्ट रेट से ऊपर या नीचे हो जाता है। तो ये हायर की थ्योरी है। हायर की थ्योरी आप हमारे जो चैप्टर है बिजनेस साइकिल का चैप्टर है हमारा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में मिल जाएगा। वहां पर आप हायर की थ्योरी मिल जाएगी आपको, वहां पे देख सकते हो बच्चों। इसको बहुत डिटेल में हमने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो 11 का जो बी है वो सबसे सही माना जाएगा, हमने लिख ही दिया था। खैर 12 की बात कर लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 की, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट दी हुई है, उसको कंसिडर करना है, लिक्विडिटी ट्रैप से रिलेटेड है। मैं आपको एक बार लिक्विडिटी ट्रैप का कंसेप्ट समझा देता हूं बच्चों। देखिए ये हमारा है, देखिए लिक्विडिटी ट्रैप का भी हमने कंसेप्ट बताया हुआ है। अगर आप हमारी मैक्रो का चैप्टर देखोगे, उसमें डिमांड ऑफ मनी का चैप्टर है, उसमें आपको लिक्विडिटी थ्योरी मिल जाएगी। ये केन्जियन थ्योरी है। इस पे हम लिख लेते हैं डिमांड फॉर मनी। यहां पे हमने लिख दिया डिमांड फॉर मनी, और यहां पे हम लिख देते हैं इंटरेस्ट रेट। तो ये बताती है थ्योरी कि इंटरेस्ट रेट अगर घटता है तो डिमांड फॉर मनी बढ़ेगी, लेकिन एक लिमिट के बाद आपकी सारा का सारा पैसा आप लिक्विड रखना शुरू कर दोगे। इसी को बोल देते हैं बच्चों लिक्विडिटी ट्रैप। लिक्विडिटी ट्रैप। तो लिक्विडिटी ट्रैप का क्या मतलब हुआ कि इंटरेस्ट रेट इतना कम हो गया कि आपने सारा का सारा पैसा जो है वो लिक्विड रखना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब जो हमारा क्वेश्चन का मैं ऑप्शन दिए हुए ए वो सही है, यानी कि लिक्विडिटी ट्रैप इज द सिचुएशन व्हेन पीपल प्रेफर टू होल्ड मनी रेदर देन इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल सही है, बी गलत है, ठीक है, यानी कि पीपल प्रेफर इट इन द सिचुएशन व्हेन पीपल प्रेफर इन्वेस्टमेंट मनी रेदर देन होल्ड, बिल्कुल गलत है। सी कह रहा है कि लिक्विडिटी क्रंच क्या, देखिए लिक्विडिटी क्रंच यहां पे मिलेगा आपको जब इंटरेस्ट रेट इतना ज्यादा हो गया है कि लोग क्या कर रहे हैं, इस तरीके का डायग्राम भी बन जाता है ये इस तरीके का, यानी कि लोगों ने क्या किया, जो पैसा अपने पास जरूरत रखने की थी वो भी इन्वेस्टमेंट कर दिया। यानी कि आपका जो लिक्विडिटी क्रंच का मतलब है कि जो आपकी मनी मार्केट में सप्लाई है मनी की वो बहुत ज्यादा शॉर्ट हो गई। बिल्कुल सही है सी। डी भी सही है बच्चों। क्रेडिट क्रंच तब कहते हैं जब मार्केट में मनी की सप्लाई घट गई है, यानी कि जो लोन मार्केट है वहां पर आपको मनी नहीं मिलती है। तो इसका मतलब ए भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है। तो इसका मतलब आपका जो 12वें का बी है वो ज्यादा तरीके से सही माना जाएगा, यानी कि 12वें का बी। मैं यहां पे लिख देता हूं 12th का बी। बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 की। 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है वो भी हम समझ लेते हैं। मेन्यू कॉस्ट। देखिए मेन्यू कॉस्ट जो है ये भी हमारा चैप्टर आप पढ़िएगा इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में हमने आपको बताया हुआ है सोशल कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन चैप्टर है, वहां पर ये गिवन है जिसमें आपको बताया है हमने कि कई तरीके की कॉस्ट होती है। एंटिसिपेटेड इन्फ्लेशनरी कॉस्ट एंड एंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन का मतलब होता है जिसमें आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 2% इन्फ्लेशन होगी तो और एक्चुअल में भी 2% होती है।
तो इस तरीके की इन्फ्लेशन में मेन्यू कॉस्ट होती है। इसका मतलब बार बार आपको नई कैटलॉग प्रिंट करनी पड़ती है, नए पंपलेट छापने पड़ते हैं। इसका मतलब इस केस में जो सही आंसर है वो आपको बी मिलेगा, यानी कि कॉस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव प्राइस लिस्ट, यानी कि जो प्राइस लिस्ट बना रहे हो ऑल्टरिंग प्राइस लिस्ट, उसकी जो कॉस्ट है उसको मेन्यू कॉस्ट बोलते हैं, यानी कि 13वें का बी जो है वो सही है। बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 में जो फ्रीडमैन थे उन्होंने क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को क्या कहा? वैल्यू ऑफ मनी, प्राइस डिटर्मिनेशन, नॉमिनल मनी, डिमांड फॉर मनी। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि फ्रीडमैन की थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी पूरा का पूरा थ्योरी है। आप हमारे कोर्स में भी देख सकते हो। अगर आप मनी मार्केट में अगर आप मैक्रो में हमारा एक चैप्टर है डिमांड फॉर मनी, उसमें ये थ्योरी मिल जाएगी। तो इसको हम डिमांड फॉर मनी की थ्योरी बोलते हैं बच्चों। 14वें का डी जो है वो सबसे सही आंसर माना जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा 14 का डी। अगर हम बात करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 की, तो गिल्ड एज्ड मार्केट। देखिए गिल्ड एज मार्केट जो है वो आता है मनी मार्केट में, और यहाँ पे क्या किया जाता है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं उनको खरीदा और बेचा जाता है। मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदना और बेचने को बोलते हैं गिल्ड एज्ड मार्केट। इसके ऊपर बच्चों हमने वीडियो नहीं बनाई है, हम वीडियो अलग से बना देंगे और आपको मनी मार्केट में ये वीडियो मिल जाएगी। गिल्ड, इसको हम बोलते हैं गिल्ड एज मार्केट। तो 15 का जो सी है वो हमारा बिल्कुल सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन दिस रेस्पेक्ट। तो बच्चों देखिए, अगर रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट्स होता है या बोरिंग लेती है गवर्नमेंट पब्लिक से या कमर्शियल बैंक से बोरो करती है, तो इससे इन्फ्लेशन नहीं बढ़ता, क्योंकि पब्लिक से ले या कमर्शियल बैंक से ले, एक ने बोर पैसा दिया दूसरे ने लिया, डिमांड नहीं बढ़ेगी मार्केट में। लेकिन जब नए नोट छापती है गवर्नमेंट, जब नए प्रिंट करती है, तो मार्केट में नया पैसा आता है, यानी कि वो पैसा जो है वो नई डिमांड क्रिएट करेगा गुड्स की, जिसकी वजह से अगर सप्लाई नहीं है मार्केट में तो इन्फ्लेशनरी पैसा क्रिएट होगा। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 16 का जो डी है वो बिल्कुल सही माना जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 16 के लिए मैं डी यहां पे लिख देता हूं। बात कर रहे हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 की। तो 17 में एक वर्ड है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज, ये MFS। देखिए ये जो है ना लिक्विडिटी, जैसे आपने रेपो रेट पढ़ा हुआ उसी तरीके से होती है। ये भी कमर्शियल बैंकों को लोन देने का तरीका है, लेकिन ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए दिया जाता है और आमतौर पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अलग होता है। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें रेपो रेट से ज्यादा होता है, रेपो रेट से अलग होती है ये। तो इस हिसाब से देखोगे बच्चों तो 17 में जितने भी आपको पॉइंट दिए हुए हैं उन सभी में ये जो ए पॉइंट है, यानी कि एक तो ये कॉस्टलियर होता है रेपो रेट से, इसके अलावा लास्ट रिजॉर्ट के रूप में इसको यूज किया जाता है। तीसरा, इसके अंदर का जो ये नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी से लिंक्ड होता है, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब 17 का जो सी पॉइंट है वो भी आपको सही माना जाएगा। तो ये भी आपको मनी मार्केट वाले चैप्टर में मिल जाएगा। आरबीआई के डिटेल हमने कराई है किस किस तरीके की मॉनेटरी पॉलिसी यूज करती है आरबीआई। तो 17 का जो ए है वो बिल्कुल सही है। अब बच्चों तीन क्वेश्चन हमारे बचे हुए 18, 19, 20। तो 18 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है द ऑब्जर्वेशन अप्रोच जो है बच्चों किसकी है, मैं आपको बता देता हूं, ये सिडनी अलेक्जेंडर की है। देखिए उनका ये कहना था, उनका ये मानना था कि जो एक देश है, मान लीजिए एक देश है, वो अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट है, उसको दूर करने के लिए वो अपनी रुपए की वैल्यू को डिवैल्यूएट करता है। रुपए मतलब अपनी वैल्यू को डिवैल्यूएट करता है, तो हर परिस्थिति में उसको फायदा नहीं होगा। यही थ्योरी समझाने की कोशिश कर रही है बच्चों। इसी को हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशन अप्रोच, यानी कि वो बताते हैं कि कोई भी देश अगर डिवैल्यूएशन करता है तो किस परिस्थिति में उसको फायदा होगा, किस परिस्थिति में उसको नुकसान होगा। तो ये थ्योरी बच्चों आपको मिल जाएगी हमारे जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स वाली यूनिट में, वहां पर आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर के अंदर ये थ्योरी मिल जाएगी। और ये जो थ्योरी है ये सी पॉइंट बिल्कुल सही है। मैं यहाँ पे 18 में सी लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 की बच्चों बात कर रहे हैं। क्वेश्चन 19 में आपको देखिए कई सारी चीजें दी हुई हैं, आपको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो बच्चों बताने से पहले मैं बता देता हूं कि करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, दो अकाउंट होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में। करंट अकाउंट में क्रेडिट और डेबिट दो साइड होती हैं। क्रेडिट साइड में वो चीज लिखी जाती है जिनसे पैसा आता है। मैं लिख देता हूं बच्चों, क्रेडिट साइड में हमेशा वो चीज लिखी जाती है जिससे पैसा आता है, और डेबिट साइड में वो चीज लिखी जाती है जिनसे पैसा आउट होता है। ठीक है, करंट अकाउंट में तीन चीजें आती हैं, गुड्स, सर्विसेज और यूनिलैटरल ट्रांसफर। और कैपिटल अकाउंट में केवल एक ही चीज आती है, वो है कैपिटल ट्रांसफर। तो यहां पे बच्चों अगर हम बात करें, हालांकि कैपिटल ट्रांसफर के अंदर कई सारी चीजें होती हैं, वो हम एक बार डिस्कस कर किया हुआ है हमने ऑलरेडी, आप देख लीजिएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट में।
तो यहाँ पे बच्चों मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर का जो डी पॉइंट है वो सही नहीं है, यानी कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। देखिए यहाँ पे उन्होंने करंट अकाउंट में लिखा हुआ है, जबकि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो लोन हो, चाहे वो बैंकिंग कैपिटल हो, चाहे वो डिपॉजिट हो, एनआरआई डिपॉजिट्स हो, सारे के सारे करंट अकाउंट में आते हैं, सॉरी सारे के सारे कैपिटल अकाउंट में आते हैं, सॉरी कैपिटल अकाउंट में आते हैं, जबकि इन्होंने यहाँ पे करंट अकाउंट में इसको जोड़ा हुआ है। तो इसका मतलब 19 का जो डी है वो सही नहीं है, तो मैं यहाँ पे 19 का डी लिख देता हूँ। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों इस वीडियो का जो बचा हुआ है वो है प्रेसिव सिंगर हाइपोथेसिस किससे रिलेटेड है। तो बच्चों मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं कि प्रेसिव सिंगर हाइपोथेसिस बताती है कि एक जो डेवलपिंग कंट्री होती है वो आखिरकार उसकी जो टर्म ऑफ ट्रेड है वो हमेशा नेगेटिव क्यों बनी रहती है। उनकी थ्योरी बताती है कि जो डेवलपिंग कंट्री होती हैं वो बेचती हैं वो सामान जो कि मतलब एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ सामान बेचती हैं और मार्केट में इनकी डिमांड इनइलास्टिक होती है, इसलिए टर्म ऑफ ट्रेड जो होती है वो विकासशील देशों के डेवलपिंग कंट्री के हमेशा खिलाफ होती है। तो इसका मतलब इस केस में अगर आप देखोगे 20 में, तो 20 का जो बी है वो सबसे सही माना जाएगा बच्चों, 20 का बी। तो इस तरीके से बच्चों सारे के सारे हमारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी की सारी वीडियो से फायदा होगा। तो बच्चों आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आप चाहते हैं कि इस तरीके की वीडियो मैं आपको आगे बनाता रहूं तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो में बच्चों इतना ही, थैंक यू।